Assalamualaikum. I am Saira Abdul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University, and in this video we will discuss that how to score 85 out of 85 in FSC Physics. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एफएससी की फिजिक्स डिफ़िकल्ट होती है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट बच्चों को लग रहा होता है कि जब वो एफएससी में आते हैं। एक तो पहली रीज़न ये है कि सिलेबस ज़्यादा होता है, सिलेबस मैट्रिक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ये एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है क्योंकि इट इज़ अ कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट, तो इसमें बच्चों को थोड़ी मुश्किल आ रही होती है। सिलेबस भी ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ फिर जो एमसीक्यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ भी अगर डेरिवेशन वाले, फॉर्मूलाज वाले या इस तरह के आ जाए तो पेपर में भी बाजू का मुश्किल आ जाती है, और एमडी कैट में तो फिर थोड़े से ट्रिकी एमसीक्यूज़ आते ही हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कंसिडर होता है और बोर्ड में भी इसमें स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन ठीक हो गए तो कुछ शॉर्ट में मसला आ सकते हैं, शॉर्ट ठीक हो गए तो एमसीक्यूज़ थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, और या फिर कुछ ना हो तो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखने से पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। तो हम सबसे पहले 10 टिप्स डिस्कस कर लेते हैं कि जिससे हम बहुत अच्छा फिजिक्स में स्कोर कर पाएँ, 85 के टारगेट को रीच कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले तो जो भी आपने आज आप कॉलेज गए हैं, आप अपने किसी भी इंस्टीट्यूट गए हैं, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आपने वहाँ पे रेगुलरली जाना है। जो भी आपने वहाँ पे पढ़ा है आपने उसको एक दफ़ा आके घर में रिवाइज रेगुलरली करते रहना कि जो भी आप पढ़ो आप उसको याद करो, और जो आपको ना समझाए फिर आप पूछो। मतलब आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखो। जब आप रोज़ का काम रोज़ करते जाओगे तो जो पीछे क्योंकि फॉर्मूलाज यूज़ होंगे वही आगे यूज़ होंगे। मतलब अगर आप चैप्टर वाइज कुछ भी पढ़ रहे हो तो अगर आपको पिछले चैप्टर्स का कुछ भी नहीं पता और आपको कि मुझे अगला साल आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे पीछे वाले फॉर्मूलाज आगे यूज़ होंगे और इस तरह ये चेंज चलती जाती है। तो आपको साथ साथ सारा कुछ करना, सब कुछ बहुत ज़रूरी है ताकि आप बेटर स्कोर कर सको। साथ साथ टेक्स्ट बुक के साथ साथ हेल्प बुक्स बहुत ज़रूरी होती हैं फॉर प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन। क्योंकि आपने अब जो भी चैप्टर तैयार किया है फिजिक्स के एमसीक्यूज क्योंकि डिफ़िकल्ट होते हैं, तो वो सिर्फ आपको मतलब सिर्फ वो देखने से या पढ़ने से नहीं आ जाएंगे। ऑब्वियसली आपको कोई हेल्प बुक चाहिए कि जहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज दिए हों, ताकि आप पहले वो सॉल्व करें, फिर आंसर कीज चेक करें। और बाज़ औक़ात आंसर कीज भी गलत होते हैं तो आपको उसको भी खुद करेक्ट करना पड़ता है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और बोर्ड में गलती का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। और इसी तरह जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कि जो कि हर चैप्टर के एंड पे दिए होते हैं, जो भी आपकी एक्सरसाइज में ऑलरेडी गिवन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो फिजिक्स के पेपर में लाजमी आते हैं। तो उसके लिए भी एक हेल्प बुक बहुत ज़रूरी है कि ताकि वो आपके सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ वहाँ पे राइट किए हुए मिल जाए और आप वहाँ से उसको तैयार कर लो। और उसके लिए क्वालिटी मटेरियल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह कोई भी जाके कोई भी बुक से आप नहीं पढ़ सकते। एक क्वालिटी मटेरियल यानी कि एक अच्छी बुक बहुत ज़रूरी है उसको करने के लिए। तो मैंने अपने टाइम पे स्कॉलर्स फिजिक्स यूज़ की थी, और आपको जो भी आपको इंस्टीट्यूट रेकमेंड करेगा, आपको जो बुक अच्छी लग रही है आप खुद उसको देखें और आप खुद डिसाइड करें कि आपने किस चीज़ से पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। और जिस तरह हमने पहले भी ये बात डिस्कस कर ली है कि इट इज़ अ कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट, तो आप इसमें ऐसे नहीं कह सकते कि आप सिर्फ रट्टा लगा लोगे। आप हर एक चीज़ का यहाँ पे रट्टा नहीं लगा सकते। अब कोई भी फॉर्मूलाज हैं, जिस तरह हम एग्जांपल ही ले लेते हैं कि कोई भी चीज़ है और उसके दरम्यान में इज इक्वल्स टू का साइन है। अब इज इक्वल्स टू का साइन मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब कोई भी चीज़ अगर वो बराबर है तो वो क्यों बराबर है, अब उसकी आपको डेरिवेशन निकाली होती है, आपको उसको समझना होता है। और फिजिक्स की एक ब्यूटी भी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद है, आप उससे डेफिनेशन राइट कर सकते हो। जवाद इज हियर। आप उससे डेफिनेशन राइट कर सकते हो, आप उस फॉर्मूला से उसका यूनिट ड्राइव कर सकते हो, आप उससे मतलब बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो इस तरह अगर आप कंसेप्ट लेके चलोगे तो वो आगे आपको हेल्प करता जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें कनेक्ट होती जाती हैं और आपको समझ आता जाता है कि हमने पहले किया था, अब ये फॉर्मूला आया, अगर हम इसको मिलाएंगे तो एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। और उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में जाकर गलत ना हो, बोर्ड्स में गलत ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स एज मच एज यू कैन। कि आप जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट करें तो उसके जो भी न्यूमेरिकल्स हों आप उसको लिखें। लिखने से क्योंकि कभी भी हमें देखने से लग रहा होता है कि फॉर्मूला सिंपल है और हो जाएगा, और हम एक दफ़ा भी कैलकुलेशन अपने हाथ से नहीं गुजारते, इवन कैलकुलेटर पे उसको करके भी नहीं देखते, और बस जो लिखा होता है हम कहते हैं बस ये हो जाएगा, जो कि
नहीं होता और फिर जब आप बोर्ड में करने लगते हो तो वो कुछ गलत हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके लूप होल्स हैं, आप उनको क्लियर करें, कोई भी डाउट रहने ना दें, हर चीज़ को क्रिस्टल क्लियर कर लें। और उसके बाद जैसे कि हमने बात की कि सिलेबस ज़्यादा होता है, फिर सिलेबस में आप अगर क्योंकि ये इतना कोई उस तरह से लेंथी सब्जेक्ट नहीं है बायोलॉजी की तरह कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्किप करना पड़े या लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़े, लेकिन फिर भी चैप्टर्स आपके एटलीस्ट फिंगर टिप्स में होने चाहिए कि जो ज़्यादा वेट कैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू स्कीम, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, और जहाँ से ज़्यादा पार्ट कलेक्ट किया जाता है फॉर द पेपर, जहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसको आपने ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है कि जो ज़्यादा वेट कैरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। ओनली डेज वेस्ट नहीं करें, उनको कभी मिस ना करें। उसके साथ साथ ऑब्वियसली पेपर्स के दिनों में पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं, और आई थिंक पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स इनफ होते हैं। मोस्टली लोग 10 ईयर्स के कहते हैं, लेकिन 10 ईयर्स के वो इवनिंग और मॉर्निंग के मिला के वो 20 पेपर्स बना दिए जाते हैं, तो वो किसी के लिए भी इतने ज़्यादा 20 सिर्फ पास्ट पेपर से सॉल्व करोगे तो आप अपना ओरिजिनल सिलेबस कब करोगे, तो वो शायद ज़्यादा हो जाते हैं। 5 ईयर्स के इनफ होते हैं, तो आप वो बस करें, और उससे ताकि आपको मज़ीद भी आइडिया हो जाता है कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछा नहीं जा सकता। और अ डे बिफोर एग्ज़ाम, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ, फिजिक्स का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो पूरी रात नहीं जागना, सारी रात नहीं जाग के जाना, सो जाना है, ताकि आप पेपर में थोड़ा बहुत फ्रेश हो, पेपर आप अच्छे से लिख पाओ। सारी रात जागने से आपका पेपर में माइंड नम हो जाने और कुछ याद हुआ भी याद आपको नहीं आना। और आई नो कि पेपर वाले डेज में ब्रेकफास्ट करने का दिल नहीं कर रहा होता और मतलब किया भी नहीं जा रहा होता सुबह सुबह, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाना है ताकि आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी मैं अभी ऑब्वियसली बनी नहीं हूँ, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह आई विल बी। तो आपको कभी भी ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए, ये आपके डे का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है। और ब्रेकफास्ट स्किप करने से कोई आपका इससे वेट का नहीं होता कि आपका बहुत वेट लॉस हो जाएगा। ब्रेकफास्ट हमेशा करना है। इनफैक्ट अगर आप ब्रेकफास्ट करोगे तो आपका कोई ऐसे ज़्यादा वेट गेन भी नहीं होता इसको करने से, वो बाकी मील्स वगैरह कट डाउन करने से होता है, लेकिन वो ऐसे हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टारगेट इज़ 100 सब्सक्राइबर्स एज सुन एज पॉसिबल। आप 100 सब्सक्राइबर्स डन कराएं। शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स इन योर स्टडी ग्रुप्स। और उसके साथ साथ अभी आगे बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस आने वाली हैं, बहुत हॉस्टल्स वीडियोस और बाकी बहुत ही मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड जो कि बहुत आपको हेल्प करेंगे। तो अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली। सो डू प्रेस द बेल आइकन। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।